हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई थी उसमें हमने साइंस के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो थर्ड चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी का, उसे कंप्लीट करेंगे। उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। ठीक है, कि हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए किन किन उचित आहारों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ, फेमस जो फूड हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले राज्य है पंजाब, जहाँ पे पहले तो फसल जो सबसे ज़्यादा उगती है उसके बारे में, मक्का, गेहूँ, चना दालें ये यहाँ पे उगती हैं। ठीक है। पारंपरिक अगर खाद्य पदार्थ की बात करें तो मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा या हलवा, खीर, ये सब पंजाब की फेमस डिशेस हैं। ठीक है। और पेय पदार्थ में लस्सी, छाछ, दूध, चाय, ये सब। कर्नाटक कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द, नारियल, ये सब है। और कर्नाटक की फेमस डिश में आपने इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी के मुद्दे, पाल्या, रसम। रसम बहुत पूछा जाता है कि ये कहाँ की फेमस जो डिश है, तो ये कर्नाटक की है। ठीक है। पेय पदार्थ में छाछ, कॉफ़ी और चाय, ये सब। मणिपुर में देख लीजिए, चावल, बांस और सोयाबीन, ये फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। और यहाँ की जो फेमस डिश है उसमें चावल है और इरोम्बा एक चटनी है। ठीक है। और उती क्या होती है? पीली मटर और हरे प्याज की तरी होती है। और सिंजू है और कांसगोई है। तो ये सब जो डिशेस हैं, पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, ये कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। और वहाँ पे जो पेय पदार्थ है वो बिना दूध की चाय पी जाती है। ठीक है। ये इसलिए बताया क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें, कौन सी डिश किस जगह की फेमस है, किस राज्य की फेमस है, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे खाना पकाने की जो पद्धति होती है उसे पाक पद्धतियाँ कहते हैं। ठीक है। पहले चूल्हे पे पकाया जाता था, अब गैस, मतलब गैस सिलेंडर वगैरह ये सब आ गए हैं। ठीक है। ओके। तो देखिए, जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें जो खाद्य पदार्थों के जो घटक थे, पहले उसकी डिफिनेशन दी गई थी, देन उनके घटकों के बारे में एक्सप्लेनेशन आगे पूरा बताया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम आगे चल करके ये देखेंगे कि एग्जैक्टली ये कंपोनेंट पूरे सारे मिल करके क्या बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इनके ये किन किन आहारों में पाए जाते हैं। तो पहले तो कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है ग्लूकोज। ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में ये कार्य करते हैं। अब जैसे अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का, साग, भाजी, ये सब अनाज के रूप में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे आलू और शकरकंद, ठीक है, ये सब जो है, मतलब आलू, शकरकंद, ये सब साग सब्जी के उसमें आ जाएगा। ठीक है। और फलों की अगर बात करें तो केला, अनानास, आम, ये सब इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जो सेकंड हमारा कंपोनेंट है वह है वसा, घी। घी इसका उदाहरण है, वसा का। ठीक है। घी और विभिन्न प्रकार के जो तेल हैं वह एक अन्य खाद्य पदार्थ के समूह के रूप में इनको रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं वसा। वसा के स्रोत पादप आधारित भी होते हैं और जंतु आधारित, जंतुओं से भी जो है मिलता है, क्योंकि घी जो होती है वो वनस्पति घी भी यूज़ की जाती है और दूध से भी घी निकाली जाती है। तो दूध तो जंतु से ही प्राप्त होता है ना। ठीक है। इसके अलावा मूंगफली, अखरोट, बादाम, मेवे, कद्दू, सूरजमुखी, सरसों के बीज, ये सब कुछ स्रोत हैं वसा के। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग चलते हैं। दो हमारे पास कंपोनेंट हो गए, ये दोनों ही कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वसा और कार्बोहाइड्रेट। ये हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं उनके लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। इसी वजह से इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन भी कहा जाता है। हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को इसी वजह से प्राथमिक जो एनर्जी रिसोर्स बोला गया है, क्योंकि वो तुरंत यूज़ हो जाता है। ठीक है। और जो वसा जो होती है ये स्टोर रहती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की कमी होती है, देन जो फैट होती है वो ब्रेक होकर के हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं ध्रुवीय भालू की, पोलर बियर की, इसकी जो त्वचा होती है इसके नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। ये एक तो इसको जो है गर्म रखने का काम करती है, जितने भी पोलर रीजन होते हैं वहाँ पे। दूसरा एक काम ये होता है कि जब ये लंबी सर्दियों में नींद की अवधि में, शीत मतलब कहने का है कि जब नींद की अवधि में यानी सो जाते हैं लंबे समय के लिए, तो ये बिना खाए जो इनको जीवित रहने के लिए एनर्जी मिलती है वो वसा से मिलती है। ठीक है। इसके बाद अब हमारा है थर्ड कंपोनेंट, वह है प्रोटीन। ये हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब जैसे दुग्ध उत्पाद हैं, दालें हैं,
ठीक है। ये सब जो है ये हमारे ये जो कंपोनेंट है प्रोटीन, इसके अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसी वजह से प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी बोला जाता है। इसके अलावा पादप स्रोत में प्रोटीन और मतलब कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है, तो पादप स्रोत अगर देखा जाए तो दालें, फलियां, मटर, मेवे, ये सब प्रोटीन के जो है उत्कृष्ट स्रोत हैं। और अगर जंतु स्रोत की बात करें तो दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस, ये सब स्रोत हो जाएंगे। ठीक है। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत, देखो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल वृद्धि और मरम्मत में ये सहायता करते हैं, इसी कारण इसे शरीर वर्धक भोजन यानी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोला जाता है। ठीक है। तो ये पादप स्रोत हो जाएंगे और ये जंतु स्रोत हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है मशरूम के बारे में। ये जो मशरूम होते हैं ये अत्यधिक अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं मशरूम, और ये भी प्रोटीन की एक अच्छा स्रोत है। ठीक है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो लोग मशरूम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं दाल के बाद। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे एक सर्वे के फॉर्म में, यहाँ पे एक कहानी के फॉर्म में एक चीज़ बताई गई है। एक तरीके के ये एक रियल स्टोरी भी है। ठीक है। जैसे 1746 की एक यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लेंट, इन्होंने लिखा है कि जिन नाविकों ने मतलब एक यात्रा हो रही थी शिप से। ठीक है। और क्योंकि जब पहले के समय में शिप से जब ट्रैवल किया जाता था तो बहुत समय लग जाता था, तो वो लोग अपने खाने पीने के लिए सारी चीज़ें जो भी थी वो साथ में लेकर जाते थे कई दिनों के लिए। तो हुआ ये कि वहाँ के जो उस शिप के जो नाविक थे उनके पास नींबू और संतरों का जो है कमी थी, या यूँ कहें कि उन्होंने सेवन नहीं किया। तो संतरों का सेवन किया, वो मतलब कहने का है कि उस नाविक में वहाँ वो जो शिप थी वहाँ पे ये केस हुआ कि कुछ लोग जो थे जिन्होंने संतरों और नींबू का सेवन किया वो लोग उस रोग से बचे रहे, और जिन लोगों के पास ये चीज़ नहीं थी उन लोगों को मसूड़ों से रक्त आने वाला जो बीमारी थी जिसे बोला गया स्कर्वी रोग, इसके लक्षण दिखने को मिले। तो यहाँ पे ये सीधा सा सिंपल से बताने की कोशिश करी गई है कि कुछ विटामिन्स होते हैं जैसे विटामिन सी। ठीक है। इनकी कमी जब हो जाती है तो हमारे मसूड़े जो होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, उनसे ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है। इस रोग को हम स्कर्वी रोग बोलते हैं। तो इसकी खोज भी वहीं से ही हुई थी। तो अब यहाँ पे देखिए नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक होते हैं। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, और विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरे और आंवला, आंवला सबसे अच्छा स्रोत है इसका। ठीक है, उनमें पाया जाता है जिसके खाने से ये रोग दूर हो जाता है। ठीक है। अब एक और यहाँ पे बात बताई गई है। 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदान के जो इलाके थे वहाँ मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण देखने को मिले। अब ये जो गर्दन का आगे का जो भाग था वो स्वेल कर जाता था, तो ये क्यों हो रहा था? तो गर्दन के अगले भाग में सूजन जो है वो घेंघा नामक जो रोग था उसके लक्षण थे। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की जो कमी थी उसके कारण देखने को मिले। तो उसके बाद क्या हुआ कि भोजन और जल में जब आयोडीन की कमी हो गई तभी ये रोग के लक्षण दिखे। ठीक है। तो उसके बाद भारत सरकार ने इस पर काम किया और कुछ ऐसे नमक बनाए जिसमें आयोडीन की पूर्ति इससे की जा सके। तो आयोडीन युक्त नमक के कारण ये जो जहाँ पे आयोडीन की कमी की वजह से ये बीमारी देखने को मिल रही थी घेंघा, वहाँ को उसको फिर जो है उनको रोग मुक्त किया गया। ठीक है। भारत सरकार ने इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाया। वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं। ठीक है। मतलब कहने का है कि ये आयोडीन युक्त नमक जो है वो साधारण नमक ही है, बस उसमें क्या होते हैं आयोडीन की जो ज़रूरी मात्रा होती है उसको मिला दिया जाता है। नॉर्मली नमक होता है और कुछ इसमें मिलाया नहीं जाता। अच्छा, नमक की खेती ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नमक की खेती अगरिया नामक जो जनजाति हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगरिया नामक जनजाति समुदाय एक पारंपरिक प्रथा है वहाँ पे। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो कौन सी जनजाति है? अगरिया नामक ये जनजाति है। ठीक।
ओके, अब हम लोग जो विटामिन के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ा, ठीक है। अब उसी विटामिन और मिनरल्स दोनों के बारे में ही यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो सारणी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। भोजन के घटक में विटामिन और खनिज दोनों को ही यहाँ पे देखेंगे। विटामिन ए, इसका काम क्या है? आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। स्रोत किससे मिलता है? पपीता, गाजर, आम, दूध से। और अगर इसकी कमी हो जाए तो रोग क्या होगा? तो दृष्टि का ह्रास, यानी कि आंखों की रोशनी में कमी आ जाएगी या पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएगी। लक्षण क्या दिखते हैं कि विटामिन ए की कमी है? दुर्बल दृष्टि, ठीक है, अंधेरे में कम दिखाई देता है। और मतलब अंधेरे में कम दिखाई देना, ये रतौंधी रोग कहलाता है। कभी कभी पूर्ण रूप से भी दिखाई देना बंद हो जाता है। इसके बाद आते हैं, दूसरा है विटामिन B1। हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। और किस में पाया जाता है? फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने जितने पदार्थ होते हैं उनमें। इसकी कमी से जो रोग होता है वो बेरी बेरी होता है। सूजन और मतलब लक्षण, जो विटामिन B1 की कमी के जो लक्षण दिखते हैं वो सूजन होने लगती है, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। इसके बाद है विटामिन C, शरीर को रोगों से बचाता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट भी इसे कहा जाता है। अच्छा, ये किस में मिलता है? आंवला सबसे ज़्यादा जो है रिच मतलब सोर्स है विटामिन C का। अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू, इसकी कमी से रोग स्कर्वी होता है। और जो लक्षण देखने को मिलते हैं कि विटामिन C की कमी है तो मसूड़े से खून निकलना, घाव बढ़ने में अधिक समय लगता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं विटामिन D। अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन D जो होता है कैल्शियम का अवशोषण करता है, उसमें सहायता करता है। किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से, दूध, मक्खन, मछली, अंडा, इन सब से मिलता है। इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है रिकेट्स, ठीक है। और लक्षण क्या होंगे कि रिकेट्स बीमारी हुई है, अस्थियों का मुलायम होकर के मुड़ जाना। इसके बाद हम लोग आते हैं कैल्शियम पे। ये हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। कैल्शियम यहाँ पे क्या है? मिनरल है, ठीक है। ये किस में मिलता है? किससे? दूध, सोया दूध, दही, चीज़, पनीर से मिलता है। और कैल्शियम की जो कमी हो जाती है तो अस्थि और दंत क्षय, हड्डियाँ जो है पोरस होने लगती हैं और दांतों में छेद होने लग जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे इनके लक्षण है, दुर्बल अस्थियाँ और दंत क्षय देखने को मिलता है। आयोडीन यहाँ पे नेक्स्ट जो है मिनरल है, शरीर और मानसिक क्रियाओं में ये सहायक होता है, ठीक है। आयोडीन मिलता किसमें है? आयोडीन युक्त नमक और सिंघाड़ा, समुद्री शैवाल, इन सब में आयोडीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा आयोडीन की कमी से घेंगा, या इसी को ही ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें लक्षण क्या दिखते हैं? गर्दन के आगे वाला जो भाग होता है उसमें सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है, लास्ट है मिनरल आयरन, जिसे लौह तत्व भी कहा जाता है, रक्त का महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। ब्लड में सबसे ज़्यादा आयरन ही मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अच्छा, इसके अलावा ये मिलता किससे है? हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार, ठीक है। इनकी कमी से खून की कमी, एनीमिया या रक्तअल्पता, ठीक है, ये सब हो जाता है। और लक्षण ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा दुर्बलता होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये हो गए विटामिन और जो है मिनरल्स यानी खनिज। विटामिन A, B1, C और D। और खनिज में कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, ये खाद्य घटकों के दो समूह जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों की रक्षा, ये जितने भी हम लोगों ने पढ़े इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में भी डिस्कस किया है, ठीक है। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोग और विकार, ठीक है, उनको सही करने के लिए भी हम लोगों ने देखा था किन किन चीज़ों को अगर हम लेंगे तो ये रोग दूर हो सकते हैं। हालांकि ये दोनों जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मतलब इनकी एक जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन उससे कम अगर हो जाता है तो बीमारी हो जाएगी, इससे ज़्यादा भी अगर होगा तब भी बीमारी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो ये यहाँ पे विटामिन ए के स्रोत दिखाए गए हैं, गाजर, आम, दूध, पपीता। और भी ये विटामिन B1 के हैं, ठीक है। इसके बाद ये विटामिन C के हैं, ये विटामिन D के हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जितने भी हम लोग ने घटक यहाँ पे पढ़ लिए उसको अब जो है एक डिफिनेशन फॉर्म यहाँ पे देनी है। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, सही से जो है शारीरिक क्रियाएं हों, ठीक है, ऐसे तत्वों को हम पोषक तत्व बोलते हैं, ठीक है। हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सब सम्मिलित हैं। ये
प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। अच्छा, विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये बात, ठीक है, क्योंकि मेनली रोगों से रक्षा करने का काम इन्हीं का ही होता है। और एक चीज़ यहाँ पे और देख लेनी है कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी मिलता है। तभी हम लोग ने एग्जाम्पल में देखा था कि विटामिन डी के लिए सूर्य की रोशनी के संपर्क में जैसे हमारी बॉडी आती है तो हमारी स्किन के नीचे जो है विटामिन डी जो है वो बनना शुरू हो जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए फल और साग, ये सब आहारीय रेशे जिन्हें फाइबर कहते हैं उनसे भरपूर होते हैं। फाइबर जो होते हैं आहारीय रेशे इन्हें रोगशांस के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, कोई एनर्जी नहीं देते, फिर भी हमारे आहार के लिए एक आवश्यक घटक है। ठीक है, ये हमारे शरीर को का जो अनपचा आहार होता है, ठीक है, जो मतलब वेस्ट मटेरियल होता है, इस आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। मल के सुचारू रूप से निष्कासित, यानी कि जो हमारी बॉडी से इनडाइजेस्ट फूड जो होता है उसको सही तरीके से हमारी बॉडी से बाहर निकलने के लिए जो फाइबर्स होते हैं, रुक्षांश होते हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा हरे पत्तेदार साग, ताज़े फल, साबुत अनाज, दालें, मेवे, ये सब रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, इन्हें रफेज भी बोला जाता है इंग्लिश में। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है जल, जो कि हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। बिना जल के कुछ नहीं होने वाला। ये भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता भी करते हैं। ये पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ इनको बाहर भी निकालने का काम करते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए, जो नॉर्मली डॉक्टर्स हमें बताते हैं। एक वैज्ञानिक का यहाँ परिचय कराया गया और ये एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो देखिए, ये जो वैज्ञानिक है उनका नाम देख लेते हैं, कोलुथुर गोपालन। ठीक है, इन्होंने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत करी थी। लगभग कह सकते हैं कि भारतीय आबादी की पोषण स्थिति का इन्होंने सर्वेक्षण किया और इनके नेतृत्व में इन्होंने देखा कि प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य संगठनों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान इन्होंने करी कि लोगों के जो भोजन है, ठीक है, खाद्य पदार्थों में इन सारी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। तो इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 2002 में जो मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई, मिड डे मील जो चलाया गया, ठीक है, ये जो योजना लागू की गई, जो कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, पीएम पोषण भी इसे कहा गया। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्रदान करने वाले जो स्कूल हैं उनमें संतुलित आहार उपलब्ध कराना था। तो जो मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है वो 2002 में स्टार्ट हुआ और किन्होंने दिया, कोलुथुर गोपालन ने दिया। ठीक है, और मतलब इन्हीं का ही ये पूरा सर्वे था, जिसके बाद 2002 में मिड डे मील की शुरुआत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के रूप में की गई। ठीक है, और फिर इसके बाद ये सरकारी और जो सरकारी सहायता प्रदान करने वाले जो स्कूल हैं उनको उनमें आहार उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे और बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पे खाने पीने का जो है उनके लिए मतलब नहीं हो पाता है, तो एटलीस्ट एक टाइम का पूरा प्रॉपर जो है पोषण युक्त जो खाद्य खाना है, ठीक है, वो मिड डे मील के थ्रू एटलीस्ट बच्चों तक तो पहुँचता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण। अब जो कि हम लोग ने सारे घटक के बारे में तो देख लिया, तो अब हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि कुछ ऐसे घटक हैं जिनके बारे में कि किस पदार्थ में कौन सा घटक प्रेजेंट है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मंड यानी स्टार्च की बात करी गई। तो मंड यानी स्टार्च जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज था। मंड, वसा, प्रोटीन जैसे ये तीन कुछ पोषक तत्व हैं जिनका हम आसानी से इनका हम पता लगा सकते हैं कि किस खाद्य पदार्थ में इन तीनों की प्रेजेंस है। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है मंड यानी स्टार्च के लिए जो परीक्षण है उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो कुछ मात्रा में हमें जैसे आलू का एक टुकड़ा हो, खीरा हो, रोटी या ब्रेड हो, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन, कुटा हुआ नारियल का बुरादा, ये सारी चीज़ों में से कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब इनका हमें करना क्या है, इन सभी के थोड़े थोड़े टुकड़े एक प्लेट में ले लें और उसमें हमें मेनली तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें हमें डालनी है बस। ठीक है, जैसे ही हम इसे ये डालेंगे तो ये जो
खाद्य पदार्थ अभी हमने ऊपर लिए थे, जैसे आलू की एक स्लाइस ही मान लीजिए हमने ली, तो उसमें आयोडीन की विलियन की 2-3 बूंद जैसे ही हम डालेंगे, उसका कलर अगर नीला और काला हो जाता है तो उसमें मंड की उपस्थिति है। ये कलर ही रिप्रेजेंट करता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब वसा की बात कर लेते हैं। अच्छा, वसा के लिए हमें क्या चाहिए होगा? ठीक है, तो जैसे कि अब जो भी हमारे पास खाद्य पदार्थ के रूप में चीज़ें उपस्थित हैं, उन्हें हमने ले लिया, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। खाद्य पदार्थ को कागज़ में हमें लपेट करके उसे अच्छे से दबा दबा के रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसका हम परीक्षण कर रहे हैं? वसा का परीक्षण कर रहे हैं, तो इस वजह से कागज़ में हमें इसे दबा करके रखना है और इस तरीके से रखना है कि कागज़ फटे नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब हम देखेंगे तो हमें ये देखेंगे कि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है या नहीं है। तो कागज़ में अगर वो तैलीय धब्बा हमें दिख रहा है, ठीक है, उसे भी अगर हमें कंफर्म करना है तो हमें इसे धूप में रख दें या फिर कहीं पे भी हवा में रख दें। तो जो अगर पानी प्रेजेंट होगा तो पानी, क्योंकि धब्बे तो पानी से भी पड़ सकते हैं, तो पानी उड़ जाएगा, तब जो धब्बा दिखाई देगा तो वो किसकी प्रेजेंस है? वो वसा की प्रेजेंस को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वसा का परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोटीन के परीक्षण के रूप में। ठीक है, तो इसी तरीके से जो खाद्य पदार्थ हैं उनका हम उनका ले करके या तो टुकड़े की फॉर्म में या फिर उनका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, मेनली तो यही है, पेस्ट ही बना लिया जाए। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोटीन का परीक्षण होगा इसमें क्या क्या चीज़ें हमें डालनी है? तो उसकी पेस्ट को पहले एक परख नली में डाल दिया जाए। अब उसमें हमें, ठीक है, 2-3 चम्मच पानी डाल करके इसमें हमें क्या डालना होगा? हर जो परख नली में 2-3 परख नलियाँ ले ली जाए, हर उसमें कॉपर सल्फेट विलियन की 2 बूंदें डालनी है और ड्रॉपर से ही कास्टिक सोडा विलियन की 10 बूंदें डालनी है। यानी प्रोटीन परीक्षण के लिए जिस परखनली में हमें प्रोटीन खाद्य पदार्थ का चूर्ण डाला था या पेस्ट डाला था, उसमें हम कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालेंगे, कास्टिक सोडे की 10 बूंदें डालेंगे। फिर उसके बाद कुछ देर तक के इसको अच्छे से हिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दिखा दिया गया किन किन का हमें परीक्षण करना है। मूंगसल ले सकते हैं, मूंगसल तो वही हो जाएगा जिसमें खरल होता है, जिसमें पीसा जाता है। ब्रेड, चावल, मूंगफली, मटर, ये सब खाद्य पदार्थ ले लिए गए, अलग अलग परख नली में रख लिया गया। अब जब हम उसमें ये जो कास्टिक सोडा वगैरह ये सब जब हम डालेंगे, तब अगर बैगनी रंग का वो पदार्थ हो जाता है तो वो प्रेजेंट करता है कि प्रोटीन की उपस्थिति है। ठीक है, मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जाती है जब मूंगफली का आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गए, टेस्ट हो गए। अब इसके बाद हम लोग संतुलित आहार की बात कर लेते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हो, ऐसे पदार्थ को हम संतुलित आहार कहते हैं, ऐसे आहार को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ बताई गई, एक है आलू के चिप्स, एक है भुने हुए चने। अब दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन सा होगा संतुलित आहार के फॉर्म में? तो अगर आलू की चिप्स में हम देखें तो एनर्जी 536 किलो कैलोरी है, वसा 35 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम है, प्रोटीन 7 ग्राम है, आहारीय रेशे 4.8 ग्राम है। वही भुने हुए चने में अगर हम देखें तो एनर्जी हमारे पास 355 किलो कैलोरी है और लेकिन वसा सबसे कम है। ठीक है, एनर्जी भी कम है, वसा जो है यहाँ पे 6.28 ग्राम ही है और यहाँ पे 35 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, प्रोटीन भी ज़्यादा है और आहारीय रेशे भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो मेन हमारे लिए ज़रूरी है वो ज़्यादा है। और वैसे भी ज़्यादा फैट अगर होगी तो क्या होगा? मोटापा होगा। तो इसीलिए इस तरीके के जो संतुलित आहार होते हैं उनके लिए भुना चना ये सब ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कुछ पदार्थों में उच्च शर्करा, ज़्यादा शर्करा और उच्च मात्रा में वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। ठीक है, ज़्यादा शर्करा और वसा की उपस्थिति से कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। तो इससे होता क्या है कि बहुत कम मात्रा में, और उसमें जब ये दोनों ज़्यादा होता है तो प्रोटीन, खनिज, विटामिन, आहारीय रेशे ये सब बहुत कम मात्रा में होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों को हम अस्वास्थ्यप्रद खाद्य या फिर जंक फूड कहेंगे। जैसे आलू की चिप्स हैं, टॉफ़ी है, कार्बोनेटेड पेय है, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। ठीक है, तो ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही हमारा परम धन है। स्वास्थ्य नहीं होगा तो फिर चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, किसी काम का नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण जिसे FSSAI एक ये सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ का यूज़ करते हैं उनकी गुणवत्ता को जांचने का काम FSSAI करती है।
अब यहाँ पे कुछ पोषक अनाज हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, जिनमें सबसे पहला है मिलेट, जिसे मोटा अनाज कहते हैं। अब मिलेट में क्या क्या आता है? ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, ये सब अनाजों, ये सारे जो अनाज हैं ये सब देशज फसलें हैं, ठीक है। इनमें अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को ही कद्दन या मिलेट भी कहा जाता है। अच्छा, पहले इन्हीं अनाजों का यूज़ होता था, फिर धीरे धीरे जो गेहूँ चावल ये सब ज़्यादा प्रोसेस में आ गए, ठीक है। लेकिन ये जो अनाज हैं इनमें सबसे ज़्यादा पौष्टिक पदार्थ प्रेजेंट रहता है। तो इन्हीं जो है पदार्थों को क्या बोला जाता है? मिलेट कहा जाता है, ठीक है। बाकी देखिए, कद्दन या फिर मिलेट ये छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण ही लोकप्रिय होते रहे। जैसे इसमें क्या क्या पाया जाता है? विटामिन भी होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, इस तरीके के खनिज, और साथ ही साथ आहारीय रेशे भी इनके अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है। तो इन्हें इसी वजह से पोषक अनाज भी कहा जाता है। जो मिलेट्स होते हैं इनको पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार जो होते हैं इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो गए? ज्वार, बाजरा, रागी और सावा। इसके बाद आता है खाद्य मील या फूड माइल। क्या होता है? खेत से हमारी थाली तक पहुंचने में अनाज को जो भी स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, जिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड माइल बोलते हैं। जैसे किसान द्वारा गेहूं को उगाना, अनाज की मड़ाई, उसाई, फिर भंडारण करा जाएगा, फिर उसे पीसा जाएगा गेहूं चावल को, उसके बाद उनकी पैकिंग, फिर दुकान तक पहुंच गए, उसके बाद रोटी बन गई। तो फूड माइल मेनली क्या है? गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? खाद्य मील या फूड माइल बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर था वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।